हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सआईएस एकेडमी। तो एक्सआईएस एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है कैसे रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग एनहाइलिएटिंग कास्ट इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके कैसे हमारे जो हायर एजुकेशन है उसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए देखते हैं ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। जस्ट अ मिनट। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इन हायर एजुकेशन उसको दर्शा रहा है। तो इसका रेलेवेंस होगा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन। तो कैसे कैसे इश्यूज चल रहे हैं कास्ट के रिगार्डिंग हायर एजुकेशन में। तो रिसेंट जो सुसाइड का मामला आया है आईआईटी से, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो सुसाइड केसेस अमंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो उसको कैसे मिटिगेट किया जाए उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है जो यूजीसी ने दिए थे 2012 में। तो इसी के साथ हमें देखना जरूरी हो जाता है कि जो रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी है, तो गवर्नमेंट का और जुडिशरी का रोल कैसा रहेगा ये चीजों को रेक्टिफाई करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टिव्स दिए थे 2012 में। जो यूजीसी का गाइडलाइन था उसी के रिगार्डिंग ये गाइडलाइन दिया गया था। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री का रेस्पॉन्स भी देखा गया कि कैसे कमिटी फॉर्म किए गए। कैसे जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके रिगार्डिंग। तो डेटा या फिर जो रिपोर्ट है वो क्या हाईलाइट करते हैं कि 122 सुसाइड्स देखे गए हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बिटवीन 2014 टू 2021, और इसमें से आपके एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसी से देखा जा सकता है कि जो कास्ट का प्रॉब्लम है वो कैसे हायर एजुकेशन में भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसी के साथ हमें देखना होता है लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो क्या लेजिस्लेटिव पॉलिसी या फिर फ्रेमवर्क लिए गए हैं, तो वो हम ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लॉ है जैसे द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। तो ये एक स्ट्रिंजेंट एक्ट है जिसमें पनिशमेंट सजेस्ट किया गया है कि कैसे पनिशमेंट होगा अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो। तो इसको भी हमें क्या करना है, स्ट्रिंजेंट तरीके से इसको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है वो बनाने जरूरी है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन एफर्ट्स लेने बहुत जरूरी है इसके रिगार्डिंग। चैलेंजेस एंड सजेशंस क्या क्या हैं वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं कि जो आपका 2012 का जो रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है बाय यूजीसी, वो स्कूल्स में भी लागू होने चाहिए। और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी लागू होने चाहिए। स्पेशली ये यूजीसी द्वारा हायर एजुकेशन के लिए ही सजेस्ट किया गया था। फिर स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। ट्रीटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज अ क्रिमिनल एक्ट। तो इसको क्या करना है, जो भी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं अगला। इसके बाद ये कैसे हमारे जो पेपर्स है उससे कनेक्टेड है वो देखना हमें जरूरी हो जाता है। तो ये जीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सोसाइटी। तो हम सोसाइटी में कास्ट रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो हम पढ़ेंगे, और हिस्ट्री में हम ये जानेंगे कि जो कास्ट सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। और उसके बाद डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, वो चाहे दलित मूवमेंट, जैसे डिफरेंट दलित मूवमेंट है जैसे ब्लैक पैंथर्स का मूवमेंट है। फिर मूवमेंट बाय बी आर अम्बेडकर कौन कौन से हैं। फिर ज्योतिबा फुले, उनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है दलित मूवमेंट में। ये सभी चीजें हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी जरूरी हो जाती है। तो देख सकते हैं कि जो भी हमारा अभी का मुद्दा है कि कॉलेज में जो सुसाइड का मामला बढ़ रहा है, स्पेशली दलित स्टूडेंट्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए। तो उसको ठीक करने के लिए हमने डिफरेंट सजेशन तो देखने ही है, इसी के साथ हमें ये चीज भी देखना जरूरी है कि हिस्ट्री में कास्ट का क्या रोल रहा है, ये कैसे इवॉल्व किया है। और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से मूवमेंट्स देखे गए हैं। तो ये सभी चीजों को क्या है, हमें हॉलिस्टिक एक
पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नेंस का पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी हो जाता है कि कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं, जैसे 15 डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बारे में कहता है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को दूर करने के बारे में बात करता है। ओके, 46 हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रमोशंस के बारे में बात करता है, एसटी और एससी का। ओके, तो कैसे उनका वेलफेयर इंश्योर किया जाए, ये सभी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। तो इन चीजों को भी हमें समझना जरूरी होता है ताकि हम अपने आंसर्स में सब्सटेंशिएट कर पाए। ओके, उसके बाद जुडिशियरी का क्या रोल है। ओके, डिफरेंट समय में जुडिशियरी ने कैसा इंटरप्रिटेशन दिया है, कौन से गाइडलाइंस रखे हैं, तो ये सभी देखना जरूरी हो जाता है। ओके, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एजुकेशन, ओके, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ये जीएस पेपर आपका 1 और 2 के पर्सपेक्टिव से देखना होगा, ये सभी चीजें, एजुकेशन और सोशल जस्टिस। ओके, फिर जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एथिक्स। ओके, कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बाय मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। ओके, इनके फेवर में एम्पैथी बहुत कम है। ओके, जस्टिस नहीं इंश्योर किया जा सक रहा है अभी तक। ओके, तो ये सभी चीजें देखनी जरूरी हो जाती है। फिर ऐसे पेपर में डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये कैसे चैलेंज है टू सोशल जस्टिस। फिर इक्विटी कैसे लाया जा सकता है एजुकेशन में। ओके, जो भी सोशल डिवाइड है उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं एपीएससी पेपर के लिए। ओके, तो हम लोग एपीएससी के लिए भी कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो पेपर 2 जो भी है वो सिमिलर ही है। ओके, तो पेपर 2 पेपर 3 एपीएससी यूपीएससी दोनों सेम है, ओवरलैप है। ओके, ओवरलैप है और सिमिलर भी है, तो सिमिलर ओवरलैप विथ यूपीएससी जीएस 2। तो ये सभी चीजें आप अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं इसके आगे। तो यूपीएससी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ओके, तो जीएस पेपर 1 से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, हाउ फार डज इट अफेक्ट एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। ओके, फिर जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशियरी इन एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, तो जुडिशियरी कैसे सोशल जस्टिस को एंश्योर कर सकता है, ठीक है ना, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये जरूरी हो जाता है। फिर एजुकेशन इज द की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो एजुकेशन क्या है, एक की है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, और एजुकेशन में ही अगर बहुत सारे खामियां रहेंगी, ओके, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं पा सकते हैं। ओके, फिर आगे देखिए एपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने बताया ही था, तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इन इंडिया। ओके, आइए देखते हैं आगे। ओके, इसके साथ प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, तो वो भी देखना जरूरी हो जाता है। तो GS 1, ओके, एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन परपिचुएटिंग इनइक्वालिटी इन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो आप जो फ्यूचर एग्जाम्स है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्रिटिकली एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ 2012 यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन। ओके, फिर जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर ऐसे में भी जैसे एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ऐसा टॉपिक बन सकता है। कास्ट एंड एजुकेशन, एड्रेसिंग द डिवाइड। ओके, तो ऐसे टॉपिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे आने वाले मेंस के लिए, वो चाहे यूपीएससी हो या एपीएससी हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग मोदी डिस्ट्रीब्यूट 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अक्रॉस 12 स्टेट्स। ओके, तो प्रॉपर्टी कार्ड को लेके है, तो ये स्पेशली आपका जो हमारा लैंड रिलेटेड इशू है उससे रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, और एक जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ओके, तो ये ऑलरेडी एपीएससी में स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछा जा चुका है। ओके, और इन फ्यूचर में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर प्री एंड मेंस। तो इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके विलेज एरिया का जो भी लैंड है उसको मैपिंग कर सकते हैं। ओके, और उस लैंड को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे लैंड टाइटलमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये कब लॉन्च किया गया, 2020 में लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, ताकि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसको इंश्योर किया जा सके, ओके, डिजिटली मैप किया जा सके, ठीक है ना।
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन हाइलाइट्स। ओके, तो कितने जो प्रॉपर्टी कार्ड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसमें ये डेटा दिखाया गया है, ओवर 65 लाख। ओके, कितने स्टेट में? 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी में। फिर बेनिफिशियरी इंक्लूड दलित भी है इसमें, बैकवर्ड क्लासेस भी है, ओके, ट्राइबल्स भी है। तो क्यों किया गया है? ताकि जो डेकेड ओल्ड इनइक्वालिटीज है उसको एड्रेस किया जा सके, ठीक है ना। फिर इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या बन सकता है कि जब ये प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो भी रूरल पॉपुलेशन है उनको लैंड एंटाइटलमेंट देगा, और जब लैंड एंटाइटलमेंट मिलेगा उनके नाम पे जब होगा वो तब क्रेडिट एक्सेस कर सकते हैं, और अगर क्रेडिट एक्सेस करेंगे तो अच्छा खेती कर सकेंगे, अच्छा खेती होगा तो क्या होगा? एग्रीकल्चर में बूस्ट आएगा, ठीक है ना। और जो पूरा रूरल हमारा स्टार्टा है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर होगा। ओके, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एंश्योर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हमारा सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोस्पेरिटी, ये सभी हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं गवर्नेंस का विजन क्या है इसको लेके। ओके, तो स्ट्रेंथन रूरल गवर्नेंस, तो रूरल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना इसका विजन है, ताकि कॉम्प्रहेंसिव विलेज लेवल प्लानिंग करके उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है ना। प्रोमोटिंग एम्पावरमेंट, इंप्रूव टैक्स कंप्लायंसेस, ओके, रिजॉल्व लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी बाकी जो भी पॉइंट्स है आप अपने ओर से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी एक छोटा सा मुद्दा न्यूज़पेपर में आया, तो ये जो भी छोटा सा मुद्दा है ना, सिर्फ इसको एक छोटे से एस्पेक्ट से ही नहीं समझना है, डिफरेंट एस्पेक्ट से हमें इसको कवर करना है। जैसे कि हम जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी राइट्स होने से ही क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सकता है, स्पेशली मार्जिनलाइज क्लास का जो सालों से पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। फिर आप ये देख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। ओके, फिर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा हिस्ट्री है उसमें हमारा जो भी महलवाड़ी सिस्टम है, फिर रयतवाड़ी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है, ओके, उसके वजह से कौन कौन से लैंड रिलेटेड इश्यूज आज के डेट में देखे गए हैं, तो वो हमारा पास्ट है, ठीक है ना। उसी पास्ट के जो भी इनइक्वालिटीज है उसी को ठीक करने के लिए आप ये स्वामित्व स्कीम जैसे स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, पूरे एक पास्ट के साथ कनेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है, ताकि हम होलिस्टिकली चीजों को समझ के आंसर कर पाए। ओके, तो आजकल क्या है, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज को समाप्त करके आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होगा, ये जो भी सिलेबस है पूरा उसको पूरा इंटरलिंक करके पढ़ना होगा, ताकि जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में अपेयर हो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन यूज किया गया है विलेजेस के जो लैंड है उसको मैपिंग करने के लिए। ओके, तो ये हमारा जो भी टेक्नोलॉजी है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कैसे मदद कर रहा है, ठीक है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी जस्टिस टू दी एससी एसटी एंड बैकवर्ड पीपल। ओके, तो आर्टिकल 39 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है वो क्या कहता है, आर्टिकल 46 क्या कहता है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। ओके, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज लिए गए हैं वो भी जरूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। और कोई भी स्कीम ऐसा नहीं है कि साइलोस में आया है, उसका पास्ट है, उसका फिर आपका सोसाइटी के साथ लिंक है, उसका गवर्नेंस के साथ लिंक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक है। ओके, तो ऐसे करके क्या है, डिफरेंट लिंकेजेस हम ले सकते हैं, और वो लिंकेजेस लेके या फिर देखने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर है जीएस पेपर 3। ओके, तो जीएस पेपर 3 में हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, तो ये सभी डेवलपमेंट्स हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में कैसे मददगार रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे यूज किया जा रहा है गवर्नेंस में। ओके, फिर इकोनॉमिक इंक्लूजन को इंश्योर करने के लिए ये स्कीम कैसे मददगार होगी। ओके, फिर जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स इन गवर्नेंस क्या है। ओके, तो चैलेंजेस क्या है इन प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड इक्विटी टू मार्जिनलाइज ग्रुप थ्रू गवर्नेंस रिफॉर्म, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी इन रूरल गवर्नेंस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ओके, लैंड राइट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, तो ये सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर जो एपीएससी सिलेबस है उससे भी ये सारी चीजें लिंक होती है। ओके, तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूरल पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड रिफॉर्म से, ओके, तो पुराने जो भी
लैंड रिलेटेड पॉलिसीज थे उनको कैसे आज के दौर पे रिफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल असम में क्या है, मिशन वसुंधरा लिया गया है। ओके, जो भी हमारे रेयतवाड़ी के तहत जो भी हमारे लैंड होल्डर्स थे उनको उनका जो भी लैंड है वो क्या है, परमानेंट पट्टा नहीं है, उनका एनुअल पट्टा है, तो उसको कैसे परमानेंट पट्टे में तब्दील किया जाए, मतलब आपका परमानेंट एंटाइटलमेंट देने का व्यवस्था किया जाए, उसी के लिए क्या है असम गवर्नमेंट मिशन वसुंधरा लेके आई है। तो ये सभी चीजें क्या है, लिंक करके समझनी है। आज मिशन वसुंधरा का जो इनिशिएटिव है वो पास्ट के कुछ मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से जो पास्ट में रिफॉर्म्स थे वो आज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लाया गया है। ओके, प्लस जो मिशन वसुंधरा है वो क्या करेगा, गवर्नेंस में भी रिफॉर्म लाएगा, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है, तो जो करप्शन का स्कोप है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो लोगों को बहुत सारी सहूलियत होगी, तो यही चीजें हम इससे समझ सकते हैं। फिर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज रोल इन गवर्नेंस, तो ये सभी चीजें आप सम अप करके पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो आगे नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्या है, स्वामित्व स्कीम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, डिजिटाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपका यूपीएससी मेंस में भी कैसा क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं वो सभी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो आप ये सभी चीजों को हमारे जो टेलीग्राम है चैनल है उसके टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सर्वे एड्स 24 न्यू स्पीशीज टू मुन्नार्स फॉनल स्टॉक। ओके, तो कैसे जो मुन्नार का फॉनल स्टॉक है उसमें 24 न्यू स्पीशीज ऐड किए गए हैं, ये उसी के रिलेटेड आर्टिकल है। तो सर्वे किया गया, तो सर्वे का क्या ओवरव्यू है, क्या फाइंडिंग्स देखे गए। ओके, टोटल बर्ड पॉपुलेशन या फिर स्पीसीज कितने देखे गए। ओके, बटरफ्लाइज के डाइवर्सिटी के बारे में क्या देखा गया, ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सभी चीजें जैसे हाइलाइट्स मुन्नार्स इकोलॉजिकल रिचनेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, तो मुन्नार कैसे इकोलॉजिकली बहुत रिच है, उसमें बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए वो जगह क्या है, हॉटस्पॉट है, ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। इसी के साथ हम वेस्टर्न घाट के बारे में भी हमको समझना जरूरी हो जाता है कि वेस्टर्न घाट कैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। ओके, उसमें कौन से डिग्रेडेशन देखे गए हैं, उस डिग्रेडेशन को ठीक करने के लिए कौन सी कमेटी फॉर्म की गई है, ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे। फिर जनरल स्टडी जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये समझना जरूरी हो जाता है, स्पेशली ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न घाट समझना जरूरी हो जाता है एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, फिर एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फॉनल सर्वे है उसका क्या इंपॉर्टेंस है इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व किया जा रहा है, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जा रहा है, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के लिए। ओके, फिर जीएस 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एथिक्स इन कंजर्वेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस इन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पेसीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या फिर हमारा कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहता है। ओके, फिर ऐसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी हमने जो सभी टॉपिक इसमें मेंशन कर दिए। ओके, तो आप अच्छी तरह से इसको लिंक करके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर एपीएससी सिलेबस से कैसे ये लिंक रहा है, ओके, ये भी हम देख सकते हैं। फिर एपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखे गए हैं कि वेस्टर्न घाट का जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है और जो डिग्रेडेशन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ओके, ये शायद 2022 के मेंस में पूछा गया था, मुझे जितना याद आ रहा है। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2022 में, 21 में। ओके, फिर मेंस में 21 में, 22 में, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी चीज है वो इन जनरल पूछी जाती है, ठीक है ना। कंजर्वेशन के बारे में कंजर्वेशन के बारे में पूछा जाता है, फिर इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये सभी क्या है, एक मतलब आपके थीम है। तो आपको हमेशा ये चीज देखना है कि यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो, वो क्या करता है, थीम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे वुमेन एक थीम हो गया, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक थीम हो गया एनवायरनमेंट में। ओके, आईआर में कोई ग्लोबल पॉलिसीज हो गए, ग्लोबल पीस अकॉर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, एक एक थीम है। तो उस थीम के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। ओके, आइए आगे देखते हैं।
फिर आपका कंजर्वेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन कैसा रहेगा। ओके, सर्वे का क्या जरूरत है, ठीक है ना। कंजर्वेशन के क्या क्या चैलेंजेस देखे गए हैं, जैसे हैबिटेट लॉस है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा बन जाता है इसमें, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या क्या है, तो ये रिकमेंडेशंस क्या है हम एग्जाम में एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन अ फर्स्ट, doctors use a telerobotic system to do 2 heart surgeries over a distance of 286 किलोमीटर। तो कैसे रोबोटिक सिस्टम के जरिए हार्ट सर्जरी की गई है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो ये भी इन फ्यूचर क्या है, हेल्थ सेगमेंट में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी इन फ्यूचर क्या क्वेश्चन बन सकता है हेल्थ सेगमेंट से, कि टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है वो हेल्थ सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकता है, कैसे सोसाइटी में हेल्थ सेगमेंट में इक्वालिटी ला सकता है, ठीक है ना। रूरल जो अर्बन एक डिवाइड है हेल्थ को लेके, वो कैसे ब्रीच किया जा सकता है, तो उसी रिगार्डिंग क्या है ये आर्टिकल है। तो इसमें सारी चीजें मेंशन कर दी गई है कि क्या नया इनोवेशन हुआ है मेडिसिन में, ठीक है ना। डॉक्टर ने कैसे 2 कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरीज की है, फिर आपका कौन से टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, SSI मंत्रा सिस्टम। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, और इसमें डिटेल्स ऑफ सर्जरीज भी मेंशन कर दी गई है। तो इसका क्या एडवांटेज है वो भी मेंशन किया है, कि मिनिमल पेशेंट ट्रूमा, फास्टर रिकवरी, रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क एंड शॉर्टर ऑपरेशन टाइम। ओके, तो ये फिर से इसमें मेंशन किया कि पेव द वे फॉर रिमोट हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें ये चीज फिर से जरूरी हो जाती है कि हम जो रिमोट जो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी है उसको एंश्योर कर सकते हैं। ओके, रिमोट हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज और अंडर सर्व रीजन। तो ये सब चीजों से क्या है क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए रेगुलेटरी अप्रूवल। तो फिर ये जो भी टेक्नोलॉजी है उसको कोई ना कोई तो अप्रूव करना पड़ेगा। तो कौन इसको अप्रूव करता है, वह है CDSCO। तो आपको CDSCO के ऊपर भी थोड़ा देखना जरूरी हो जाता है, थोड़े फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेने जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक ओके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग ही है। तो ये आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड गवर्नेंस। ओके, कैसे हेल्थ को गवर्न किया जा रहा है थ्रू टेलीमेडिसिन, ओके, थ्रू टेली रोबोटिक सिस्टम। तो ये सभी चीजों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज ले रही है, कैसे इन चीजों को रेगुलेट कर रही है, फर्दर इसका स्प्रेड इंश्योर कर रही है, ये सभी चीजों को हम समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ओके, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन हेल्थ केयर डिवाइड यूजिंग इनोवेशन। ओके, फिर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा, उस पर्सपेक्टिव से भी ये जरूरी है। इसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहेंगी, जैसे इसमें जो भी हमारा डिवाइसेस है उसको अगर हैक कर लिया गया, ओके, तो उससे क्या है एक नई दिक्कतें आ सकती है। तो ये चीजों को भी हमें समझना होता है। फिर जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से भी ये जरूरी हो जाता है कि इक्विटी इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड एथिकल कंसर्न्स ऑफ ऑटोमेशन इन क्रिटिकल सर्जरीज। तो क्या एथिकल कंसर्न रहेगा जो भी ऑटोमेशन की गई है सर्जरीज में या फिर हेल्थ केयर सिस्टम में। ओके, ऐसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ऐसे टॉपिक जैसे टेक्नोलॉजी एज एन एनाबलर ऑफ इंक्लूसिव हेल्थ केयर, तो इंक्लूसिव हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी कैसे एक रोल प्ले कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सभी जो हमने दिखाई है ना कीवर्ड्स, ये चीजों को समझना है और इनके ऊपर आपको जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना होता है। ओके, रेवोल्यूशनाइजिंग मेडिसिन, ओके, द प्रॉमिस एंड चैलेंजेस ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। APSC सिलेबस से भी क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी क्या है पिछले साल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे 2020 में देखा जाए, 21 में देखा जाए तो पूछे जा चुके हैं। ओके, और फिर यूपीएससी मेंस में भी 2020 में हेल्थ केयर रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना।
फिर टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी लेवरेज कर सकता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को, वो भी स्पेशली रूरल एरिया में। तो इसमें रूरल इंडिया के बारे में पूछा गया, फिर हेल्थ को लिंक करके पूछा गया और हेल्थ के साथ टेक्नोलॉजी को लिंक करके पूछा गया। तो आप क्या है, सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्ट पढ़ के ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को आपको लिंक करना होगा विथ हेल्थ, हेल्थ को लिंक करना होगा विथ रूरल इंडिया। तो ऐसे एक लिंकेजेस में हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें मेंशन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। तो इसमें भी अगेन प्रीलिम्स एपीएससी यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में मेंशन कर दिया गया है। एसएसआई मंत्रा सिस्टम क्या है वो इससे आप देख सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सीडीएससीओ, ओके। फिर मेंस जीएस पेपर 2 में कैसे पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये सभी चीजें दे दी गई है। फिर ऐसे में ऐसे बन सकता है कि डिजिटल हेल्थ रिवोल्यूशनाइजिंग मेडिसिन इन 21st सेंचुरी, ओके। तो ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैनकाइंड नीड्स अ मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ओके। तो ये आर्टिकल है रिगार्डिंग कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में जो एक डिबेट है कि कौन सा जो आइडिया है वो सही है, सोशलिज्म ज्यादा अच्छा है या कैपिटलिज्म। तो इसका क्या है, आप सोशलिज्म के भी खुद के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है और कैपिटलिज्म के भी खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो ये आर्टिकल हमें कहता है कि इसका जो एक मिडिल पाथ है उसको लेना जरूरी है। पहले तो हमें सोशलिज्म के कौन से अच्छे जो भी एडवांटेजेस है, ओके, उसको समझना है। फिर इसका डिसएडवांटेजेस समझना है, इसका डिसएडवांटेजेस कैपिटलिज्म कैसे टेकल कर रहा है, ओके। तो वो चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। और इसका क्या है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का एक बीच का जो रास्ता है वो हमें अपनाना होता है, ओके। तो ये बहुत ही बड़ा डिबेट है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जो हम हमारे फाउंडेशनल क्लास में अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो बाकी इसमें ये आर्टिकल दिया इसलिए मेंशन कर दिया गया है। तो इसमें स्पेशली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी दिखाया गया है, ओके, कि कैसे ईस्ट जर्मनी आपका ड्यूरिंग कोल्ड वॉर फेज कैसे डिवाइड हो गया था, ओके। ईस्ट जर्मनी का जो कमान है वो यूएसएसआर ने संभाला था, वेस्ट जर्मनी को कंट्रोल कर रहा था यूएसए। तो वैसे हम समझ सकते हैं कि वेस्ट में कैपिटलिज्म का, ईस्ट में सोशलिज्म का इम्पैक्ट देखा गया था, ओके। और इसका जो पोस्ट यूनिफिकेशन है 1989 के बाद, इन जो ईस्ट वेस्ट जर्मनी है इसको यूनिफाई कर दिया गया था, ओके। तो यूनिफिकेशन के बाद हमें ईस्ट जर्मनी में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है और वेस्ट जर्मनी में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रही है, तो ये चीजें इसमें समझाई गई है। तो आप जब भी सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के ऊपर आंसर लिखेंगे तो ये आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको मेंशन कर सकते हैं, केस स्टडी के तौर पे इसको मेंशन कर सकते हैं, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ रही है, ओके। फिर देखते इसका हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो ये हिस्टोरिकल नैरेटिव समझने के लिए क्या है, पहला तो हमें वर्ल्ड वार सेकेंड समझना होगा। उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कैसे बाइपोलैरिटी आया और कैसे कोल्ड वार छिड़ गया और कैसे 1991 में कोल्ड वार एंड हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है, उसी के लिंक में है, क्योंकि कोल्ड वार एक आइडियोलॉजिकल वार भी था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ये चीजें भी हमें यहाँ समझनी जरूरी हो जाती है, ओके। चलिए देखते हैं आगे। तो ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना होगा, ओके। फिर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना होगा कि एक सोसाइटी के लिए कैपिटलिज्म कितना ठीक है, सोशलिज्म कितना ठीक है, कैपिटलिज्म क्या प्रोवाइड करता है, सोशलिज्म क्या प्रोवाइड करता है, ओके। फिर जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हैं रिगार्डिंग जर्मनी यूनिफिकेशन, कोल्ड वॉर डायनेमिक्स, आप इसको इस कोल्ड वॉर डायनेमिक्स को इसके साथ लिंक कर सकते हैं, ओके। फिर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सा मॉडल हमें लेना है, सोशलिज्म मॉडल लेना है जो वेलफेयर के बारे में बात करता है, या फिर कैपिटलिज्म लेना है जो फ्री मार्केट के बारे में बात करता है। लेकिन आज के समय पे देखा गया है कि इस दोनों के क्या है, जो मिडिल पाथ है उसको लिया गया है। इट मीन्स दोनों के जो एडवांटेजेस है उसको रखे गए हैं, ओके, ताकि डिसएडवांटेजेस को दूर किया जा सके और सोसाइटी में जस्टिस एंड इक्विटी इंश्योर किया जा सके, ओके। फिर जीएस पेपर पॉइंट एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। फिर एपीएससी सिलेबस से भी ये लिंक है। फिर आप इसमें देख सकते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पास्ट में, ओके। हाउ डिड द कोलैप्स ऑफ द बर्लिन वॉल इन्फ्लुएंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ओके। तो बर्लिन वॉल का कोलैप्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस
किया था, तो वो सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी हो जाता है, फिर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये सभी चीजें हमने मेंशन कर दी गई है, क्योंकि सभी चीजें हम आपको खोल के नहीं बता सकते हैं। हम ये क्लास का हमारा उद्देश्य ही ये है कि सभी चीजें कैसे लिंक है। ओके, तो आप खुद से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में, ठीक है ना, और हमारा प्रयास भी यही है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम अ फ्रोजन मास टू क्लाइमेट क्राइसिस, मैपिंग अर्थ जर्नी, तो ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो इसमें ये आर्टिकल बात करता है अबाउट कि कैसे जो अर्थ का इवोल्यूशन है वो हुआ, क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो अर्थ है उसका इवोल्यूशन कैसा है, कि एक समय पे ये पूरा बर्फीला था, फ्रोजन था। ओके, सिर्फ जो हमारा इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन है उसी के बीच लोगों का इवोल्यूशन पहले शुरू हुआ था। ओके, उसके बाद आपके जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसके नीचे जो सिविलाइजेशन है वो बढ़ने लगी। ओके, और उसके बाद इसका जो भी आज के समय पे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्यों देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या है, आपका जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरा अर्थ का फॉर्मेशन पहले समझना है, ठीक है ना। फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन को समझना है आपका हिस्ट्री से। ओके, फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन में सोसाइटी कैसे पूरा फॉर्म हुआ, ठीक है ना, वो हम समझना जरूरी हो जाता है हमें जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म हुए, ठीक है ना, कैसे गवर्नेंस सिस्टम आया, कैसे डिफरेंट रीजन्स के साथ आपका कनेक्शंस था, वो आईआर पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाता है। फिर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले का एनवायरनमेंट कैसा था, अभी का एनवायरनमेंट में कौन से इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो ये सभी चीजें हमें एक लिंक फॉर्म में समझनी जरूरी होती है। ओके, तो इसमें अर्थ का एवोल्यूशन, फिर जियोग्राफी एंड सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ा। ओके, हिस्ट्री से हम क्या लेसन ले सकते हैं, ठीक है ना। कंटेम्पररी क्लाइमेट क्राइसिस हमें क्या दिखा रहा है, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या होंगे, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। फिर जीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी जैसे मैंने आपको लिंक किया था वही चीजें इसमें दी गई है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर गवर्नेंस, आईआर, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। आई होप आप ये सभी चीजें समझ पा रहे हैं। फिर इसमें हमने यूपीएससी और एपीएससी के क्वेश्चन, पास्ट ईयर प्लस प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आरएनए नॉट डीएनए इज द मेन कॉज ऑफ एक्यूट सनबर्न। तो ये सनबर्न को लेके एक टॉपिक है जो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। ओके, क्या क्या प्रोबेबल कॉजेस है सनबर्न के। ओके, और उससे कैसे हमारा बॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमें समझना जरूरी हो जाता है। तो रिसेंट जो एक्सपेरिमेंट इनसाइट है उसके बारे में ये मेंशन किया है। ओके, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो मेंशन किया है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, ओके, बायोटेक्नोलॉजी कैसे हमें हेल्थ के सेगमेंट में मदद कर रहा है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो हेल्थ एंड डिजीजेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स इन साइंस एंड रिसर्च। ओके, तो ये सभी समझनी जरूरी हो जाती है। फिर ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो की टेकअवेज क्या लिया जा सकता है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, तो द टॉपिक इंटीग्रेट्स biotechnology, okay, health and environmental sciences, providing a contemporary example of molecular research practical implication। तो molecular जो भी रिसर्च किया गया है, ओके, आरएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर, उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन रह सकता है। ओके, वही चीजें हम इससे जान के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसका एग्जाम में क्या है, एप्लीकेशन पार्ट स्पेशली पूछा जाता है। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन फेल टू अल्टर न्यूरो सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड। ओके, जो भी वैक्सीनेशन की गई थी कोविड-19 के समय पे, उसने हमारा जो भी रेस्पिरेटरी इलनेस था, वो जो भी प्रॉब्लम था उसको तो शॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो कोविड-19 था उसने कैसे हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अर्थात ब्रेन को कैसे इम्पैक्ट किया, ठीक है ना। और वो इम्पैक्ट क्या हुआ अभी तक ठीक नहीं किया गया है, और जो वैक्सीन था उसने भी उस चीज को एड्रेस नहीं किया है, ठीक है ना। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, और वो जो एड्रेस नहीं हुआ, जो कोविड का जो भी सिम्टम्स अभी हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं, उसी को लॉन्ग कोविड कहा गया है, ठीक है ना।
तो ये भी मैंने देखा, ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे समझाने के लिए बहुत समय लग जाएगा इसमें, फिर भी मैं थोड़ी चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो स्टडी फाइंडिंग्स क्या है कि जो कोविड-19 वैक्सीन है, रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ एक्यूट कोविड-19। तो कोविड-19 वैक्सीन तो बहुत मददगार हमारे लिए रही, ओके, और कोविड-19 को भी इसने दूर किया, हॉस्पिटलाइजेशन को कम किया, डेथ्स को कम किया, ठीक है। हाउएवर वैक्सीन डू नॉट अल्टर द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, लेकिन कोविड के जो भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स थे उसको दूर नहीं कर पाया, और वो अभी भी सस्टेन कर रहा है, उसी को कहा गया है लॉन्ग कोविड। तो कौन से जो भी हमारे कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, उसमें ब्रेन फॉग है, नमनेस है, टिंगलिंग है, हेडेक है, ओके, डिजीनेस है, इम्पेयर्ड स्मेल और टेस्ट है, फटीग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो ये सभी क्या है, कोविड के सिम्टम्स है, और स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, ओके, जिसको वैक्सीनेशन ने टेकल नहीं कर पाया। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, ओके। तो स्टडी डिटेल्स में कैसे स्टडी किया गया, क्या इसका आउटकम है, ये आप इसमें देख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट, कैसे हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये न्यूरोलॉजिकल जो भी इम्पैक्ट है कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेंगे, कि कैसे हमने जो शॉर्ट टाइम कोविड था उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन इसका जो लॉन्ग कोविड है, ओके, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में इम्पैक्ट कर रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इन फ्यूचर आप लॉन्ग कोविड के ऊपर प्री में, मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स पर्सपेक्टिव, ये सभी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं आगे। तो इसमें से क्या की टेक अवेज ले सकते हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो एक इंटीग्रेटेड हमें पर्सपेक्टिव रखना जरूरी होगा कि लिंक्स साइंस, हेल्थ केयर एंड पब्लिक पॉलिसी, ओके। कंटेम्पररी रेलेवेंस इसका क्या है, जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। इसके फोकस एरियाज क्या क्या रहेंगे, कि लिमिटेशन ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन, नीड फॉर टारगेटेड हेल्थ केयर सिस्टम फॉर क्रॉनिक कंडीशंस, ओके। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर ये जो लॉन्ग कोविड है, इसका लॉन्ग टर्म में सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बात करता है रिगार्डिंग जिका वायरस, ओके। तो जिका वायरस जो चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ओके, जब चाइल्ड मदर के वूम्ब में ही डेवलप होता है उस समय ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, जो जिका वायरस है, ये उसी के बारे में बात करता है, ओके। तो जिका वायरस एंड डेवलपमेंट डिलेज, ओके। तो कैसे डेवलपमेंट डिलेज हो रहा है मदर के यूटेरस में, तो वो चीजें इसमें दर्शाई गई है। तो इम्पैक्ट ऑफ जिका वायरस ऑन चिल्ड्रन, तो स्पेशली क्या है, जो भी चिल्ड्रन है उनके जो मोटर सिस्टम है, ओके, उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है या फिर उनका जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, उसके डेवलपमेंट में ये जिका वायरस क्या कर रहा है, एक आपका ऑब्स्टेकल खड़ा कर रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। अगर कोई भी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस वायरस से एनकाउंटर होती है, तो इसका जो असर है वो चाइल्ड हेल्थ पे क्या होगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, ओके। तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स देखे गए हैं, इम्पैक्ट ऑफ जिका वायरस ऑन चिल्ड्रन, ओके, फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्टडी। तो स्टडी किया गया 140 मदर इन्फेंट पेयर में, और उसका क्या आउटकम है इसमें मेंशन किया गया है, ओके। ट्रिमेस्टर स्पेसिफिक रिस्क, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या होता है, मदर को जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये चाइल्ड के ऊपर असर कर सकता है, ओके। तो उसी के बारे में ये मेंशन किया गया है। लैंग्वेज फंक्शन में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, अर्थात ब्रेन के विकास में क्या है, ये हैम्पर कर सकता है। स्पेशली अफेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग द हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस वो पार्ट है जहां पे हमारा क्या होता है, क्रूशियल फॉर मेमोरी, कॉग्निशन एंड इमोशनल रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। फिर आपका चैलेंजेस इन डिटेक्शन क्या क्या है, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सभी आप समझ सकते हैं। फिर जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट एंड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स इन हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी अच्छा आर्टिकल है, मुझे अच्छा लगा ये देख के, तो आप भी इसको देख सकते हैं, ओके। फिर ये सभी चीजें मेंशन की गई है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज पोटेंशियल क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप देखिए,
पॉलिसी रिकमेंडेशन कैसे पॉलिसी लेने हैं या फिर कैसे इंटरवेंशंस लेने हैं वो इसमें मेंशन किया है। तो आप एग्जाम में ये एज इट इज मेंशन कर सकते हैं कि सर्विलियंस रखना है, अर्ली डिटेक्शन करने हैं, अवेयरनेस जनरेट करना है, एजुकेशन देना है इसके रिगार्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है ताकि मेडिसिन डेवलप की जा सके, इंटीग्रेटेड मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम। ओके, तो इंटीग्रेटेड मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम लेनी है जिसमें हमें क्या है, चाइल्ड को प्लस मदर दोनों को ही सेफ रखा जा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट, इससे की टेक अवेज क्या है वो इसमें मेंशन की गई है। तो ये की टेक अवेज जरूरी हो जाता है, आपको इसमें समझाया जा रहा है कि आपको ये सभी चीजें कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके पढ़नी है, ठीक है ना। इसका क्या कंटेम्पररी रेलेवेंस है और आपका फोकस एरिया क्या होगा। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर इसका एथिकल कंसिडरेशन इन हेल्थ केयर डिलीवरी भी पूछा जाता है। तो अगला जो टॉपिक है ये बात करता है रिगार्डिंग जो निकोबार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं उसके बारे में। तो इसमें एक बहुत ही यूनिक टर्म यूज किया गया है, यह है इकोसाइड। जैसे जीनोसाइड होता है ना, ओके, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल को खत्म कर दिया जाता है जैसे हिटलर ने किया था जीव के ऊपर, तो उसी तरह से ये एक वर्ड यूज किया है गया है इकोसाइड। तो इन फ्यूचर प्रीलिम्स में आपको ये वर्ड आ सकता है, ओके, कि इकोसाइड रेफर्स टू बोल के 4 ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढना पड़ सकता है। ओके, तो इकोसाइड क्या है, तो निकोबार में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ली जा रही है, ओके, उसके वजह से उसका जो इकोलॉजी है, उसका जो भी फ्लोरा फोना है, जो भी ट्राइब है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, और कुछ ग्लोबल जो रिसेंट लॉस एंजलिस में जो वाइल्ड फायर हुआ था उसका भी इसमें मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीजें आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो अमिताभ घोष जी का क्या पर्सपेक्टिव है ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये मेंशन किया है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। ओके, ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है फॉरेस्ट के ऊपर, ग्लोबल क्लाइमेट डिजास्टर्स कौन से देखे गए जैसे लॉस एंजलिस का जो वाइल्ड फायर था। ओके, इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस देखे जा सकते हैं या फिर देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आप समाप्त कर सकते हैं। कॉल फॉर रीथिंकिंग कंजर्वेशन। ओके, तो हमने एक मैंने मॉडल ऐसा मॉडल लिया है ट्रॉफी कंजर्वेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स का नंबर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन फॉरेस्ट का जो एरिया है उसका घटाव हो रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लिए हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट लिए हैं, उससे क्या हो रहा है, उनका नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से श्रिंक हो रहा है। ओके, तो वो एक कैसा नया चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो हमें क्या है, जो भी हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स है उसको होलिस्टिक रखना है ताकि हम फ्लोरा को भी बचा सके और फौना को भी बचा सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें सारे लिंकेजेस दिए गए हैं कि जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड सोसाइटी, ओके, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये आप जो भी क्वेश्चंस है पास्ट ईयर के और प्रोबेबल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो ये क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस या फिर इंटरवेंशंस लेना होगा, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं और एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। जैसे इंक्लूसिव कंजर्वेशन हमें करना होगा, ओके, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ईआईए अच्छी तरह से करना होगा। तो ईआईए हो जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इसके ऊपर भी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल एंड लोकल एक्शंस क्या क्या लिए गए हैं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन को कैसे जनरेट किया जाना है, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। ओके, और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है फोकस एरिया में कि रोल ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज इन कंजर्वेशन। तो इंडिजिनियस जो नॉलेज है वो कंजर्वेशन में कैसे इफेक्टिव रहेगी, ओके, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये लास्ट ईयर एपीएससी का मेंस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो आप ये सभी चीजों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन एट 75। ओके, व्हाई दी डिबेट्स शुड नॉट स्टॉप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 यही बता रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना रोबस्ट है। ओके, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो 75 ईयर्स से इंटैक्ट है और अभी भी क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और पूरे देश को अच्छी तरह से फंक्शन करने में हमें मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें की पॉइंट्स फ्रॉम द आर्टिकल, आप ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना रोबस्ट है, रेजिलिएंट है, ओके, और कैसे ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है उसके रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं। तो इन फ्यूचर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। ओके,
तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स फ्रेमिंग, तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, कौन से कॉन्टेक्स्ट में इसको फ्रेम किया गया था। ओके, ड्राफ्टेड ड्यूरिंग 1947 टू 50, तो इसमें पार्टीशन उस समय चल रहा था, वायलेंस चल रहे थे, बॉर्डर वार्स हो रहे थे। ओके, फिर प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस इन सभी प्रॉब्लम के बीच भी हमने क्या किया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, हमारे फ्रेमर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो इसी के रिगार्डिंग ये बात करता है। ओके, कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी हमने अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ओके, जो एक क्या है, लर्निंग है और एक लेसन है बाकी देशों के लिए। ठीक है ना, जैसे म्यांमार जैसे देशों के लिए, जहाँ पे अभी क्या है, आपका रूल ऑफ लॉ इंटेक्ट नहीं है, या फिर बहुत सारे अफीबल्स देखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर एंड सेंट्रलाइजेशन के बारे में समझ सकते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सेलियन फीचर्स है। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। ओके, और ये फेडरलिज्म रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस है। ओके, सेंट्रलाइजेशन कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर सेंट्रलाइजेशन का क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ये सभी आप समझ सकते हैं। करंट डिबेट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। ओके, और बाकी इसमें लुकिंग फॉरवर्ड भी दे दिया गया है। फिर जीएस पेपर ये स्पेशली 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, जुडिशरी एंड अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। नेक्स्ट, तो ये सभी चीजें मेंशन कर दी गई है। ओके, कि पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड इंटरवेंशन, तो स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, हमारा जो फेडरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना है। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, घटती जा रही है। जैसे हम इलेक्शन कमीशन को देख सकते हैं, कैग को देख सकते हैं। तो इन चीजों को क्या है, स्ट्रॉन्ग करना है। फिर हमारा जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसको और बढ़ाना है, ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रेंथन किया जाए। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। सेफ गार्डिंग राइट्स एंड फ्रीडम। ओके, तो राइट्स और फ्रीडम्स को भी क्या करना है, सेफ करना है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ओवररीच। ओके, तो बाकी इसमें देख सकते हैं की टेकअवेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग चोला अंपायर। ओके, तो चोला अंपायर में द एम्पायर एंड दी 500। ओके, तो 500 नाम का एक गिल्ड था, तो उस समय कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स रहे। ओके, तो इसमें एक ग्लोबलाइजेशन का पर्सपेक्टिव भी दिया गया है, कि कैसे चोला एम्पायर उसी समय में, आज के जैसे ग्लोबलाइजेशन का एक पर्सपेक्टिव है कि पूरा ग्लोब को कनेक्ट करना है, तो चोला उस समय कैसे साउथ ईस्ट जो एशिया है उसको कैसे कनेक्ट कर रहा था। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप समझ सकते हैं, और इन फ्यूचर आप यूपीएससी में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चोला एम्पायर एंड देयर 500। ओके, तो ये 500 क्या है, पूछा जा सकता है। तो ये मर्चेंट कॉरपोरेशन या फिर एक मर्चेंट गिल्ड है। ओके, ट्रेड नेटवर्क्स एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसे किया था चोला एम्पायर के समय में। ओके, कैसे कल्चरल एक्सचेंजेस देखे गए थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ स्पेशली। ओके, कैसे हमने मैरीटाइम एडवांसमेंट किए थे। ओके, फिर रोल इन प्रिकॉशियस ग्लोबलिज्म, तो कैसे ग्लोबलाइजेशन को उसी समय में हमने ग्लोबलाइजेशन इंश्योर किया था, पूरा ग्लोब को कनेक्ट नहीं किया था, फिर भी हमने क्या किया था, दूसरे देशों के साथ संपर्क रखे थे, कल्चरल हो, सोशल हो। ओके, आपका ट्रेड रिलेटेड हो, तो वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं। तो ये जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ओके, फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इन सभी के पर्सपेक्टिव से क्या है, जरूरी हो जाता है। फिर ये सभी पास्ट ईयर क्वेश्चन और आपका प्रोबेबल क्वेश्चंस इसमें दे दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। ओके, की टेक अवेज ले सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी और कल्चर का इंटीग्रेशन हुआ है पास्ट में, प्रेजेंट में। ओके, कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसी समय पे देखे गए थे। ओके, कल्चरल लेगेसी हमारा क्या है साउथ ईस्ट एशिया में, ये भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट एक कल्चरल फेस्टिवल फोक आह के बारे में बात करता है, जो नोक्लैक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमें क्या है, हमारा जो भी फेस्टिवल है उसके रिगार्डिंग भी
प्री में क्वेश्चन देखे जाते हैं, और ये मेंस में भी आप क्या है इसको एग्जाम्पल के तौर पे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें अबाउट होका फेस्टिवल के बारे में मेंशन कर दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, इसका थीम एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहा है 2025 के लिए, जैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी, तो ये सब देख सकते हैं। सपोर्ट फॉर कैसे एस्पिरेंट्स को सपोर्ट किया गया है। ओके, कल्चरल एंड इसका सोशल सिग्निफिकेंस एज वेल एज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। बाकी सभी चीजें इसमें मेंशन कर दी गई है। ओके, तो इस ये एपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जैसे होका फेस्टिवल है, इसके बारे में एपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और एक जनरल नेचर का भी क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ कल्चर एंड फेस्टिवल्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूरी नहीं है सिर्फ एपीएससी में एक्सपेक्ट करेंगे, यूपीएससी में भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जनरल इन नेचर है। ओके, नेक्स्ट ये प्रोबेबल क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। ओके, तो की टेकअवेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन क्या ले सकते हैं आप? कल्चर एंड रिलीजन का क्या है, बहुत कल्चर एंड ओके, कल्चर रिलीजन जो भी है उसका क्या रेलेवेंस है वो आप समझ सकते हैं। फिर एग्जाम रेलेवेंस यूपीएससी एपीएससी के लिए ये रेलेवेंट है। फोकस एरियाज में आप ट्राइबल गवर्नेंस समझ सकते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है, वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ कल्चरल मैप ड्रॉन विथ राइस। तो ये अबाउट राइस के बारे में है। ओके, कि कैसे जो राइस है उसका आपका इवोल्यूशन हुआ। ओके, कैसे राइस का पहले आपका जो यंगजे बेसिन है चाइना का, वहाँ पे 7000 बीसी में इसका डोमेस्टिकेशन किया गया, वो सभी आप समझ सकते हैं। फिर इंडिया में इसका डोमेस्टिकेशन कब किया गया, 6000 बीसी में किया गया। ओके, फिर 3500 बीसी में ये स्प्रेड हो गया साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये सभी चीजें समझ सकते हैं। फिर राइस जो है वो कल्चर से कैसे लिंक्ड है। ओके, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल क्या है, कल्चर के अराउंड ही सॉरी राइस के अराउंड ही घूमते हैं। जैसे कि आप आसाम में अगर देखें, जो काती बिहू है। ओके, फिर आपका जो माघ बिहू है। ओके, या फिर माघ बिहू के समय ही नॉर्थ में मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है ना, तो बैसाखी मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है। तो ये सभी चीजें क्या है, जो भी फेस्टिवल्स है वो राइस कल्टीवेशन ओके के आसपास घूमती रहती है। ओके, तो इसका क्या हो जाता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट ये हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें डोमेस्टिकेशन समझना है, राइस इन इंडियन कल्चर। ओके, वैदिक टेक्स्ट में क्या मेंशन किया गया है, स्क्रिप्चर्स में क्या मेंशन किए गए हैं। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। इवन ऋग्वेद, महाभारत, भगवत गीता, ये सब में भी राइस का मेंशन देखा गया है। ओके, तो ये क्या सिंबलाइज करता है, राइस सिंबलाइजेस प्रोस्पेरिटी एंड डिविनिटी। ओके, और हम एसोसिएटेड विद गॉडेसेस लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ भी इसको क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, क्योंकि हम खाना को ओके या फिर हमारा जो राइस है उसको हम आपका क्या है, लक्ष्मी माता के मतलब लक्ष्मी माता को एसोसिएट करते हैं। ओके, और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपका जो हम खाना है उसको अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ओके, द गॉडेसेस ऑफ फूड इज डिपिक्टेड विथ अ बॉल ऑफ राइस। तो ये सभी चीजें इसका क्या है, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी देखा जाता है, या फिर जो भी रिलीजियस ऑफरिंग होती है उसमें राइस क्या होता है, सेंट्रल होता है, स्पेशली हिंदू रिचुअल्स में, इंक्लूडिंग बर्थ में, मैरिजेस में, ओके, फ्यूनरल्स में। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, और बाकी सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो देवी श्री द राइस गॉडेसेस ऑफ जावा, तो जावा का जो जावा और बाली का जो राइस गॉडेसेस है उनका देवी श्री नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। ओके, चाइना एंड थाईलैंड में का भी इसमें मेंशन किया गया है, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखा गया है, जैसे डांस फॉर्म्स लाइक अप्सरा अरिसी इन सिंगापुर हाईलाइट्स राइस कल्चर डोमिनेंस। ओके, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगा, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो भी डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।